सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपके व्यूअर्स आज के टॉपिक पे। थैंक यू अंकिता, थैंक यू सच्चे, थैंक यू काबुल। मैं बात करना चाहूँगा 9 इयर्स ऑफ मोदी जो आपने टॉपिक रखा है, तो आई विल रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू दैट। तो इन पे कुछ बातें मैं रखना चाहता हूँ। और जब हम 9 इयर्स ऑफ मोदी की बात करते हैं तो मेरी ये सजेशन है कि उसको ना एक कंट्रास्ट के तौर पे देखना चाहिए। हमें स्टार्ट करना चाहिए 2004 से 2014 वर्सेस 2014 टू 9 इयर्स, ये जो अभी 2023 है और 24 आने वाला है। डिकेड, ब्लैक डिकेड ऑफ यूपीए वर्सेस वाइट डिकेड ऑफ मोदी। तो इस तरीके से जब हम एनालाइज करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की अचीवमेंट्स को हम अच्छी तरह अप्रिशिएट कर पाएंगे। और याद करें वो दशक यूपीए 1 और यूपीए 2 का, कि उस समय भारत में क्या चल रहा था, उस समय क्या हेडलाइंस होती थी, किस तरह से हम पाकिस्तान के साथ डील करते थे, जम्मू कश्मीर की क्या हालत थी, और इकोनॉमी कहाँ थी, घोटाले कहाँ थे। और 2014 के बाद का देखें तो इसमें मैं जैसे हमें सबको आइडिया है कि 2010 से 14 ये जो 4 से 14 का दशक है, ये इसको हम घोटालों का दशक बोलते हैं। कौन सा घोटाला है जो नहीं हुआ, वो जो बीजेपी भी गिनाती है, हर लिस्ट हमारे सामने होती थी 2014 की इलेक्शन से पहले। लेकिन उस 2014 के बाद आप एक भी गिना के देख दीजिए, मैन्युफैक्चर करने की कोशिश की ऑपोजिशन ने कि घोटाले हुए, अदालतों में गए, राफेल का मुद्दा उछाला, फिर अदानी का उछाला, कुछ नहीं निकल के आया। आप एक भी घोटाला नहीं ला सके वर्सेस अनगिनत घोटाले जो यूपीए के एरा में हुए। और ये जो हमारी जीडीपी की तो बात होती नहीं थी, कितने लाख करोड़ का नुकसान हो गया एक्सचेकर को इस घोटाले से, 2G स्पेक्ट्रम से कितना हुआ, ये डिस्कशन हुआ करती थी। तो ये रहा हमारा घोटालों का या इकोनॉमी का फ्रंट। तो उसमें ये मोदी जी की सरकार जो 9 इयर्स हैं, दे स्टैंड आउट कि यहाँ पे साफ सुथरा प्रशासन रहा है। एक भी घोटाला, हमारे जो टैक्स पेयर्स मनी है और जो देश की संपत्ति है उसको नहीं किसी पर्सनल उसके लिए नहीं मिसयूज किया गया, और ये अभी तक जारी है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है। एक फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट होते हुए कोई भी एक इस तरह का कोई इशू सामने नहीं आया है। दूसरी बात मैं करना चाहूँगा, ये जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के साथ जो हमारी सरकार ने कैसे डील किया 2014 से पहले और 2014 के बाद। 2014 से पहले हम सबको याद है कि मुंबई अटैक हुए थे 2008 के, और उसके बाद भारत सरकार का क्या रिस्पांस रहा, किस तरीके से हमने रिस्पॉन्ड किया, वो सोच के आज भी शर्मसार होते हैं कि हम उसका जवाब नहीं दे पाए। उसके कंपैरिजन में 2016 की उरी सर्जिकल स्ट्राइक्स देख लीजिए या बालाकोट देख लीजिए, पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब मिला है। आप आज पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, बिना गोली चलाए भारत ने ऐसी हालत कर दी है उनकी कि वो अपने ही समस्याओं में उलझ के रह गए हैं। और एक और चीज जो मैं जिस पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वो ये था कि 2014 से पहले आप कहीं ना कहीं देखिए जम्मू कश्मीर में आतंकवाद था, लेकिन भारत के बाकी सिटीज में मुंबई अटैक तो हुआ ही हुआ, बहुत से ऐसे जम्मू कश्मीर के बाहर के एरियाज थे जहां पे बम ब्लास्ट और कोई ना कोई आतंकवादी घटनाएं होती रहती थी। यानी कि टेरर नेटवर्क जम्मू कश्मीर से बाहर भी काफी फैला हुआ था। लेकिन 2014 के बाद देखिए कि ये आतंकवाद की घटनाएं एक दो में सिर्फ गुरदासपुर और पठानकोट का अटैक छोड़ के सारी की सारी आतंकवादी घटनाएं जो हैं वो जम्मू कश्मीर तक रिस्ट्रिक्टेड रह गई। और उसके बाहर मैं कहूंगा कि ऑलमोस्ट शांति ही रही है। इस तरह की मेजर टेरर अटैक्स मुंबई की तरह नहीं हो पाए हैं कहीं भी। ये भारत की इंटरनल सिक्योरिटी इस तरह से इम्प्रूवमेंट होना, ये मोदी जी की सरकार की बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की जो हैंडलिंग की है मोदी सरकार के दौरान, 2014 से पहले
क्या चलता था जम्मू कश्मीर में, मुफ्ती की हीलिंग टच, अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला और ये जो उमर अब्दुल्ला की सरकार थी, तो उसमें पत्थरबाजी, इसके लिए हेडलाइंस होती थी। और आज क्या चल रहा है कश्मीर में, यहाँ पे G20 शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। ये बहुत बड़ी चेंज है। और ये जो 370 का नलीफाई होना और 35A को हटाना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैं आज भी बोलना चाहूंगा कि मोदी जी के अलावा किसी भी पॉलिटिकल लीडर में इतना दम नहीं है कि वो ये स्टेप उठाता और अपनी सारी जो पॉलिटिकल करेंसी को दांव पे लगा के ये इतना बड़ा स्टेप लेता, जिसके कि इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस थे। लेकिन मोदी जी ने ये असंभव करके दिखाया और इसकी भूमिका 2014 से ही शुरू हो गई थी। यदि हम रिट्रोस्पेक्टिव में जाएं तो हमें बड़ा अटपटा लगा था जब मोदी जी ने या बीजेपी ने मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ सरकार बनाई और फिर महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार चलाई। बहुत से लोग थे जिन्होंने इसको अपोज किया। लेकिन आज हम अगर रेट्रोस्पेक्टिवली देखें, अगर बीजेपी ने पीडीपी के साथ सरकार ना बनाई होती उस टाइम, तो ये जो अल्टरनेटिव था उसके अलावा अगर ये सरकार ना बनती तो पीडीपी, एनसी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पे सरकार बनाते और वो सरकार 2015 से लेके 2021 तक चलती 6 साल। तो आप हटा लेते, फिर 370 कैसे हटता। और इसमें भी आप देखिए कि आइडियोलॉजिकली अपोजिट होने के बावजूद, मुझे याद है शपथ ग्रहण समारोह जब हुआ था मुफ्ती मोहम्मद सईद का, तो प्रधानमंत्री जी स्टेज पे थे और उसी के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और हुर्रियत का धन्यवाद किया था। और ये कितना बड़ा कड़वा घूंट था हमारे प्रधानमंत्री को जो सुनना पड़ा और उनकी जो वहां पे भर्त्सना हुई कि आपने ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जो पाकिस्तान को धन्यवाद कर रहा है और हुर्रियत को धन्यवाद कर रहा है। लेकिन एक बड़ी जो इन्होंने मन में ठान के रखी थी कि इन्होंने 370-35 से हटाना है, तो उसकी खातिर प्रधानमंत्री ने वो भी सहा, सरकार जैसे कैसे चलाई और सरकार को समर्थन भी वापस लिया, महबूबा मुफ्ती से समर्थन वापस लिया और एक ऐसे व्यक्ति को गवर्नर बना के भेजा गया। अब आप एनालाइज करें कि किस सत्यपाल मलिक को इन्होंने गवर्नर बना के भेजा था, जो आज इन्हीं को गाली निकालता है, जो आज इन्हीं को भला बुरा कह रहा है। और इसके पीछे भी सोच ली, अगर ये किसी आरएसएस बैकग्राउंड के किसी व्यक्ति को गवर्नर बना के भेजते उस टाइम, या अपने बीजेपी के किसी कोर व्यक्ति को गवर्नर बना के भेजते, तो ये कश्मीरी पॉलिटिशियन चौकन्ने हो जाते कि ये 370-35 से जो है ये हटने की साजिश है। लेकिन जिस बैकग्राउंड से सत्यपाल मलिक आते हैं, ये जनता दल जो वीपी सिंह वाला था उसके ये फाउंडर मेंबर थे, मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ इन्होंने काम किया हुआ था। ये बीजेपी की बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, ये उस बैकग्राउंड से आते हैं और इसीलिए इन्होंने डेलिबरेटली इस व्यक्ति को चुना इस मूवमेंट के लिए, जब इन्होंने 370 हटाना था, जिसपे इन कश्मीरियों को कभी ख्वाब में भी शक ना होता। वो तो निश्चिंत होकर बैठे कि ये भी अपना ही बंदा है, चलो हमारी तरह ही विचारधारा का है पीछे से, तो क्या ही कर लेगा, हमें तो कम से कम सुना देगा अगर ऐसा होगा। लेकिन उन्होंने भी उस टाइम अच्छा रोल प्ले किया। और आज जिस हिसाब से सत्यपाल मलिक बोल रहे हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे व्यक्ति को उन्होंने इस टाइम गवर्नर बनाया। ये भी एक मोदी जी के और इनके थिंक टैंक की एक बहुत डीप थिंकिंग थी, जिन्होंने ऐसे व्यक्ति को भेजा। और जैसे ही हमारी सरकार इनको, बीजेपी को राज्यसभा में पहली टर्म में तो इन्होंने नहीं छेड़ा उसको, इन्होंने समर्थन वापस लिया और गवर्नर रूल लगा दिया, फिर प्रेसिडेंट रूल रहा और फिर असेंबली को इन्होंने वहां पे बर्खास्त, उसकी टर्म खत्म कर दी। और जैसे ही राज्यसभा में इनको बहुमत मिला भारतीय जनता पार्टी को, इनको लगा ट्रिपल तलाक हमने पास कर दिया, अगला इन्होंने 370 और 35A को हटा दिया। ये एक असंभव कार्य था, जो एक बहुत डीप थिंकिंग थी इसके पीछे, जिसके लिए हमने भी बड़ी बार मोदी सरकार को और जो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट थी बीजेपी पीडीपी कोalition, इन्होंने बहुत गलत फैसले भी उस टाइम लेने पड़े इनके प्रेशर में चीफ मिनिस्टर के, तो हमने भी इसका बहुत अपोज किया। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बिल्कुल सही थे, इनका उद्देश्य क्लियर था कि ये जो थे, ये जो मूल समस्या थी 35 से 370,
उसको हटाने के लिए सब कुछ हो रहा था और ये इन्होंने करा। और ये मैं वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ 9 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट इसको गिनाऊंगा। इसके अलावा मैं आयुष्मान भारत योजना, मैं खुद डॉक्टर हूं और एक कॉरपोरेट प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता हूं। आज बिलो पॉवर्टी लाइन के पेशेंट्स के लाखों की सर्जरी, जैसे हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मुफ्त में की जा रही है। ये एक असंभव कार्य है। ये कभी पॉसिबल, हमने भी कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि हम प्राइवेट सेक्टर में बैठ के एक गरीब व्यक्ति का मुफ्त लाखों की लागत वाली जो सर्जरी है फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। वो हम कर रहे हैं और ये बहुत बहुत ज्यादा मदद कर रही है ये योजना गरीब लोगों की। और ये हम ग्राउंड पे जो इनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं हम इसको रियलाइज कर सकते हैं। ये एक मैं बहुत बड़ी अचीवमेंट गिनना चाहूंगा। और इसके अलावा लास्टली मैं जो नॉर्थ ईस्ट का मेन स्ट्रीम जो किया है मोदी सरकार ने, मुझे नहीं लगता आज से पहले नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे इतना किसी ने फोकस किया होगा 2014 से पहले किसी भी सरकार ने। और जो मेन स्ट्रीम उनको किया है और जितना फोकस उन पे गया है वो एक बहुत बड़ा एक फोकस है इस सरकार का। और एक मैं अचीवमेंट बोलूंगा कि वहां पे भी इन्होंने एक चेंज लाने की कोशिश की है। और हम लोग भी जो नॉर्थ ईस्ट को ऐसे ही जो वहां की स्टेट्स हैं उनको बारे में ना जानते थे, ना कुछ ज्ञान था, वो भी काफी हमारा भी व्यू पॉइंट चेंज हुआ है। हर कोई मिनिस्टर वहां पे अब विजिट करते हैं, खासकर हमारे एमपी जो एमओएस पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, वो तो नॉर्थ ईस्ट में, मैं तो बड़ी बार बोलता हूँ कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से ज्यादा वो नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं। तो इतना बड़ा फोकस है मोदी सरकार का नॉर्थ ईस्ट पे। तो मैं इन कंक्लूजन यही कहूंगा कि 9 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट शुड बी डिस्कस्ड इन द बैकग्राउंड ऑफ 10 years ऑफ फेलियर्स ऑफ यूपीए। तब हम मोदी जी के अचीवमेंट्स को बहुत अच्छी तरह प्रोजेक्ट करेंगे। और मुझे लगता है कि ये जो ऑपोजिशन डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश है, बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स हैं मोदी सरकार की, इससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि यहाँ वहां के मुद्दों में अपोजिशन भड़का रही है कि कहीं मुर्मू जी राष्ट्रपति जी का इशू ला रहे हैं कि इनको यहाँ नहीं बुलाया गया। अब मुझे लगता है उसमें उलझने के बजाय हमें फोकस करना चाहिए। 1 साल का पीरियड ही रहा है और एक फैटीग भी आ चुकी है और फेंस सिटर वोटर्स हैं, हमें उनको टारगेट करना है कि कर्नाटका वाला हिसाब जो है वो नेशनल लेवल पे कदापि भी रिपीट ना हो। और मुझे लग रहा है कि हमारा वोटर जो है वो बहुत समझदार है आज की डेट में। और ये जो सोच रहे हैं 260 270 पे बीजेपी को रोकेंगे या 250 पे, आज का वोटर जो है वो डिसाइसिव मैंडेट देता है और 2024 में भी डिसाइसिव मैंडेट देगा। यदि मोदी सरकार की जो अचीवमेंट्स और कोविड का जो हैंडलिंग है, जो 2020 के बाद 2022 तक खासकर 21 में जो मोदी सरकार ने वैक्सीन और जिस तरीके से लॉकडाउन और बाकी मेजर्स लिए हैं, मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री अगर हमारे देश में होता तो ये हमारा दुर्भाग्य होता, या देवगौड़ा जैसा प्रधानमंत्री होता तो हमारे देश में ना जाने कितनी मौतें हुई होती और क्या बुरा हाल हुआ होता और इकोनॉमी का क्या हाल हुआ होता। यहाँ तो वैक्सीन मैत्री के बजाय वैक्सीन घोटाले डिस्कस किए जाते। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मोदी सरकार की जो हमें बतानी चाहिए। और अगेंस्ट बैकड्रॉप ऑफ जो हमारा डार्क पीरियड रहा है 2004 से 2014 का यूपीए का, जो बीजेपी की सरकार मोदी सरकार का 2014 का आने जो पीरियड है उसको डिस्कस किया जाए और उसको प्रोपेगेट किया जाए और विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय दीज आईटी सेल्स ऑफ कांग्रेस एंड ऑपोजिशन पार्टीज। हमें इस पे आज से ही लगना है और 2024 में इंश्योर करना चाहिए कि कम से कम 350 से ज्यादा सीट्स जो हैं वो अकेले बीजेपी की आए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।